राजस्थान सरकार का किसानों से धोखा। हमारी जमीन नीलामी होगी, हम क्या कहेंगे, हम क्या खा के मरे, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे हम। हमारी ऐसी हालत खराब कर चुकी है। कर्ज माफी का वादा, जमीन की नीलामी। सरकार माफ नहीं करेगा। दाव लगा मेरी माँ हमारा मत करे। अब ना बालक से बच्चा हमारा कौन है, ऐसे दे बड़ा कौन। सिर्फ कागजों में है गहलोत की कर्ज माफी। बारंबार विधानसभा में 3 बार मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि राष्ट्रीयकृत बैंक और नोटिफाइड बैंक के किसान जो 22 लाख है जिन्होंने कर्जा लिया, उनका वन टाइम सेटलमेंट करेंगे, केंद्र सरकार से बातचीत करेंगे, बैंकों से बातचीत करेंगे। पूरी विफलता रही। गहलोत राज में लुट गया दौसा का किसान। अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने दुनिया के समक्ष एक फॉर्मूला रखा, कदाचित भगवान कृष्ण भी ऐसा नहीं कर पाते कि 10 तक गिनती गिनूंगा और किसानों का पूरा कर्जा माफ हो जाएगा। 7 लाख के लोन पर नीलाम हुई किसान की जमीन। इसने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक से रोड़ा इसने लोन केसीसी ली थी और अभी रोड़ा के तहत नीलामी इश्तिहार जारी किया गया था, जिसमें आज की डेट दी गई थी। किसान ने कहा आत्महत्या ही एकमात्र विकल्प। हमारी ज़मीन की आज तहसील में नीलामी करने के लिए बोल रहा था, हमें चुकाने में असमर्थ है, हम कहाँ पर जाएंगे, हमारी नीलामी हो जाएगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे। हमारी ज़मीन की नीलामी करेंगे तो हम बैंक से कहते हैं कि बैंक हमारे वो करेगा, हम आत्महत्या कर लेंगे। कांग्रेस राज में नीलाम हो रहा है किसान। नमस्कार, धाकड़ एक्सक्लूसिव में आपके साथ मैं हूं अनंत त्यागी। आज बात राहुल गांधी के उस फॉर्मूले की और उस फॉर्मूले के असर की जो राहुल गांधी उंगलियों पर गिनते गिनते किसानों के कर्ज माफी की बात करते हैं। राहुल गांधी जनसभाएं करते हैं, उंगलियों पर गिनते और कहते हैं कि उंगलियों पर 10 तक गिनना उतना ही आसान है जितना आसान है किसानों की कर्ज माफी होना। लेकिन यह महज खोखला वादा साबित हुआ, क्योंकि राहुल गांधी उंगलियों पर गिन करके किसानों का कर्ज माफ करने का दावा करते हैं, लेकिन जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, उसी राज्य यानी राजस्थान के दौसा में 7 लाख रुपए के लिए एक किसान की जमीन नीलाम कर दी जाती है। और खुद राजस्थान का किसान ये कहता है कि आप सिर्फ किसानों की बातें करते हैं, किसानों से झूठे वादे करते हैं, जो काम करते हैं वो हकीकत आपके वायदों से कहीं ज्यादा दूर है। राहुल गांधी का उंगलियों पर 10 तक गिनने वाला फॉर्मूला और जमीन पर किसान के हालात दिखाती हुई यह रिपोर्ट आप देखिए। सिर्फ 23 दिन पहले की बात है जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों का कर्जा माफ करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को एक प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव यह था कि एसबीआई बैंक ने 90% कर्जा किसानों का माफ किया और 10% किसानों ने दिया। लेकिन अब प्रस्ताव यह था कि 90% बाकी राष्ट्रीयकृत बैंक भी कर्जा माफ करें और सरकार 10% का भुगतान करने के लिए तैयार है। दौसा के इस किसान परिवार की जमीन नीलाम हो गई। दर दर की ठोकरें खाने के अलावा इनके पास खाने को कुछ नहीं बचा। ये कहते हैं कि इनके पास विकल्प है तो सिर्फ आत्महत्या का। हमारे पिताजी ने बैंक से कर्जा लिया था, तो कर्जा चुकाने में असमर्थ है हम। और मेरा नाम राजूलाल मीणा है, मैं उसका पुत्र हूँ। और हमारी ज़मीन की आज तहसील में नीलामी करने के लिए बोल रहा था, हमें चुकाने में असमर्थ है, हम कहाँ पर जाएंगे, हमारी नीलामी हो जाएगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे। परिवार मजबूर है, उसके सामने चुनौती है कि बिना जमीन वो परिवार का पालन पोषण कैसे करे। हमारी पिताजी खत्म हो चुका है, हमारे पिताजी लोन लिए हैं बैंक से, हम निवेदन किए हैं और हमारे से लाग नहीं चुका है। हमारी स्थिति बिल्कुल डाउन है, हमारे से अभी की टाइम पे प्रेजेंट में नहीं लग रहा है। हम मौका भी मांगा था, मौका नहीं दिया हमारे को और अभी लग नहीं पा रहा है साहब। किसानों की कर्ज माफी का वादा चुनाव के दौरान हर पार्टी करती है। हर भाषण में किसान के विकास का जिक्र होता है, लेकिन हकीकत वाकई दर्दनाक है। राजू लाल और पप्पू लाल राजस्थान के दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा में अपनी जमीन पर खेती किया करते थे।
लेकिन मंगलवार को कुछ अधिकारी उनके गांव आए, लिखा पढ़ी की और उनकी जमीन को नीलाम कर दिया। पूरा परिवार अब तक सदमे में है। 2017 में के बाद में इन्होंने पैसे जमा नहीं कराए थे बैंक में। इनको बार बार नोटिस दिया था, व्यक्तिगत संपर्क किया गया। उसके बाद में यहाँ अरोड़ा में हमने केस दर्ज किया। फिर इनके यहाँ से नोटिस गया, इसको कुड़क किया गया और आज इसकी नीलामी की लास्ट डेट है। राजू लाल और पप्पू लाल के पिता कजोड़ मीणा ने रामगढ़ पचवारा के राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत लोन लिया था और वर्ष 2017 के बाद 7 लाख रुपए से अधिक का कर्ज नहीं चुका पाया। बैंक ने नीलामी का नोटिस भी दिया, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से लोन वापस नहीं कर पाया और कुछ समय बाद लोन लेने वाले किसान कजोड़ मीणा की मृत्यु हो गई। पिता की मौत के बाद अब कर्जे के नोटिस बेटे राजूलाल और पप्पूलाल के नाम आने लगे। सरकार की घोषणा के बाद उन्हें उम्मीद थी कि शायद उनका कर्जा माफ होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और उनकी जमीन नीलाम हो गई। राजूलाल और पप्पूलाल के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती है कि वो परिवार का पेट कैसे भरे। उनके पास 15 बीघा 2 बिस्वा जमीन थी जिस पर वो खेती किया करते थे। उनकी ये जमीन 46,51,000 रुपए में नीलाम हुई। नीलामी का आदेश रामगढ़ पचवारा के एसडीएम कार्यालय की ओर से जारी किया गया। किसान की जमीन की नीलामी की प्रक्रिया तहसील कार्यालय में पूरी हुई। किसान के बेटों की आत्महत्या वाली बात राजस्थान में आग की तरह फैली। बात विपक्ष में बैठी बीजेपी तक पहुंची। बीजेपी ने किसानों की पुकार राजस्थान की कांग्रेस सरकार तक पहुंचाई। विधानसभा में 3 बार मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि राष्ट्रीयकृत बैंक और नोटिफाइड बैंक के किसान जो 22 लाख है जिन्होंने कर्जा लिया, उनका वन टाइम सेटलमेंट करेंगे, केंद्र सरकार से बातचीत करेंगे, बैंकों से बातचीत करेंगे। पूरी विफलता रही और इन किसानों पर ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बाद एक नहीं सैकड़ों किसान हैं। किसी जिले में ऐसा कोई किसान नहीं, 22 लाख किसान है जिनकी तलवार लटकी हुई है कि उनकी जमीन आज नहीं तो कल नीलाम होगी। नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। दुर्भाग्य है, सरकार के माथे पर कलंक है। राजस्थान के लाखों किसानों को उम्मीद जगी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो कर्जा माफ हो जाएगा। जो सहकारी बैंकों का कर्जा निरंतर रूप से पिछली सरकार माफ करती आई थी, उसमें इंच मात्र भी सरकार आगे बढ़ी नहीं, केवल लीपापोती की। और इस बात के अनेकों साक्ष्य हैं कि जिसमें किसानों को इस कर्जे से तंग आके आत्महत्याएं भी करनी पड़ी। बात सिर्फ किसान राजूलाल और पप्पूलाल की नहीं है। राजस्थान में कर्ज तले दबे किसानों की जमीनों को नीलाम करने के लिए लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई गई है। इस लिस्ट में 50 से ज्यादा किसानों के नाम हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो लिस्ट देख रहे हैं, ये जयपुर के चोमू विधानसभा क्षेत्र के किसानों की है। 53 किसानों की जमीन को नीलाम करने के लिए ये लिस्ट बनाई गई है। मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी 53 लोगों की जमीनें नीलाम करने की उपखंड अधिकारी ने जो पटवारी है संबंधित हल्के का, उसको निर्देशित किया गया है। इस संपूर्ण घटनाक्रम से ये लग रहा है कि राजस्थान के अंदर कर्ज माफी जो कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा 10 दिन के अंदर करने की जो बात कही थी, वो सारी की सारी बात असत्य साबित हुई है। और अब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी किसानों की जमीन जो नीलाम हो रही है, उन जमीनों को बचाने का काम करें। बीजेपी कांग्रेस की राजस्थान सरकार पर आरोप लगा रही है। चुनाव से पहले राहुल गांधी से लेकर अशोक गहलोत तक किसानों की कर्ज माफी का वादा करते थे और आज कर्ज माफी के नाम पर राजस्थान की सत्ता में आई कांग्रेस किसानों के मुंह से निवाला छीन रही है। किसान कर्ज माफी के नाम पर राजस्थान में सत्ता में आई कांग्रेस अब किसानों को ही सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। इनके युवराज ने 1 से 10 तक गिनती की थी, वो तो कर्ज माफ तो हुई नहीं, बल्कि उसके बजाय किसानों के मुंह से निवाला छीनने का काम ये सरकार कर रही है। अभी रामगढ़ पचवारा में 7 लाख रुपए बकाया था किसान का, उसकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन 43 लाख रुपए में उसकी जमीन नीलाम कर दी गई। चुनाव के दौरान बुलंद आवाज में किसानों की कर्ज माफी का वादा करने वाली गहलोत सरकार ने किसानों की नीलाम हो रही जमीन के मुद्दे पर खामोशी तोड़ दी है और कहा कि जो राहुल गांधी ने वादा किया था वो पूरा कर दिया गया। ऋण माफ हुआ है, जितनी राहुल गांधी जी ने घोषणा की थी वो ऋण माफ हो चुका है। जो नियम में नहीं आ रहे वो ऋण माफ नहीं हुए हैं, बाकी सब ऋण माफ की नहीं। 2 लाख रुपए तक कृषि ऋण माफ करने की बात कही थी, 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ हो चुके हैं और आज एक भी केस पेंडिंग नहीं है।
जो उस योजना में नहीं थे और जिन्होंने बड़े लोन ले रखे थे वो माफ नहीं हो रहे, उन्हीं की कृषि भूमि नीलाम हो रही है। उसमें भी सरकार ने ब्याज में छूट दे रखी है, लेकिन कोई जमा कराने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो मामला पेंडिंग है। राजस्थान सरकार का कहना है कि जिन किसानों की जमीन नीलाम हो रही है वो कर्ज माफी के नियमों के बाहर हैं। कर्ज माफी सिर्फ 2 लाख रुपए तक ही हुई है, यानी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 2 लाख से अधिक जिन किसानों पर बैंक का कर्ज बाकी है वो नीलामी के लिए तैयार रहें। भंवर पुष्पेन, टाइम्स नाउ नवभारत, दौसा, राजस्थान। और इस वक्त हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर बताइए जरा लोगों को कि राहुल गांधी का जो मैजिकल फॉर्मूला था वो कि वो गिनती गिनेंगे उंगलियों पर 10 तक और किसानों की कर्ज माफी हो जाएगी, क्या हुआ उस वायदे का? यहां तो बताया जा रहा है कि 22 लाख ऐसे किसान हैं जो अधर में लटके हुए हैं और इन किसानों के अलावा जो आत्महत्या कर चुके हैं, इनके अलावा 53 और किसान ऐसे हैं जिनका लिस्ट में नाम है, सूची में नाम है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी तो उंगलियों पर पे गिनती गिन करके चले गए हैं, लेकिन अब अपने घर की पट्टियां गिन रहा है किसान, अपनी छान की छत की लकड़ियां गिन रहा है किसान, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर ये ज़मीन भी कुर्क हो गई तो अब वो खाएगा क्या, चूल्हा जलेगा कैसे। और जो तस्वीर हम किसान की दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं एक झोपड़ी में रहता है और अगर वो धनाढ्य होता तो क्या अपना कर्जा नहीं चुका था, क्योंकि इस देश में अगर सबसे बड़ा स्वाभिमानी किसी को कहा जा सकता है तो किसान से बढ़कर कोई नहीं होता, जो अपनी मेहनत के पसीने की एक एक बूंद से सींचता है, ज़मीन को सींचता है, अन्नदाता कहलाता है और पूरे देश को अन्न खिलाता है, तब जाकर देश चलता है, आगे बढ़ता है। लेकिन जब किसान को भी कैटेगराइज किया जाने लगे कि इतना कर्जा माफ, इतना कर्जा माफ नहीं, और वो कर्जा बढ़ा कैसे, क्योंकि वो ब्याज दर है जो उनके आश्वासनों की वजह से बढ़ी है। किसान आश्वासन में आ गया कि शायद अब मुझे इससे मुक्ति मिल जाएगी, शायद सरकार मेरा कर्जा माफ कर देगी, लेकिन हुआ क्या, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज बढ़ता गया और अब सीधा सीधा उनकी ज़मीन को कुर्क किया जा रहा है, नीलाम किया जा रहा है। ज़मीन जिसको माँ मानकर वो उसमें जुताई करता है, बुआई करता है, फसल काटता है और उसका पूरा परिवार उससे पलता है, और परिवार नहीं देश को पालने की ताकत किसान रखता है, पालता है। लेकिन अब इस तरह से अगर लिस्ट बनेगी, मैं बता दूं आपको, सिर्फ लालसोट ही नहीं, अलवर में भी ऐसा हुआ है जहां 6 किसानों की ज़मीन कुर्क हुई है और 3 किसानों की वापस रद्द करनी पड़ी है, क्योंकि उन्होंने कहीं से व्यवस्था करके सेटलमेंट के जरिए कुछ पैसा जमा करा दिया, लेकिन अभी भी वापस आपके पास हो रहे हैं। लेकिन ये खबर सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रह पाई है। इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री लगातार निशाना साध रहे हैं। स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं और पीयूष गोयल क्या कह रहे हैं, इस तरह उनके ट्वीट के जरिए लोगों को हम दिखा देते हैं कि दोनों व्यक्तियों ने इसको लेकर के ट्वीट भी किए। स्मृति ईरानी कहते हैं कि वादा किया था सत्ता में आती 10 दिनों में किसानों का कर्ज माफ करेगी राजस्थान की कांग्रेस सरकार, पर 1100 दिनों में किसानों की जमीन ही नीलाम करवा दी। ये निशाना साधा है स्मृति ईरानी ने। और इसके अलावा पीयूष गोयल का आपको ट्वीट दिखाते हैं जरा। पीयूष गोयल का ट्वीट देखिए, वो कहते हैं कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किसानों के प्रति क्रूरता की हद पार कर दी। ऋण माफी के झूठे आश्वासन देकर कांग्रेस शासित राज्य में किसानों की जमीनें छीनी जा रही हैं, वह उन्हें जान गंवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नाकामी और अमानवीयता का एक उदाहरण है। ये 2 ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का और स्मृति ईरानी का। वैसे कि भंवर पुष्पेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भंवर, जरा ये बताइए कि जो एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं किसानों की कर्ज माफी होनी चाहिए, यूपीए 2 का उदाहरण देते हैं कि 72 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया गया था, तो राज्य सरकार इतनी निष्क्रिय क्यों है? सरकार बनने के 10 दिनों के अंदर कर्ज माफी का वादा किया गया था। स्मृति ईरानी कहते हैं कि 1100 दिन हो चुके हैं, कर्ज माफी छोड़िए, किसानों की जमीनें नीलाम की जा रही हैं। देखिए, हमने एक गाना सुना था, बातें हैं बातों का क्या, तो ये शायद यही लग रहा है कि बातें ही थी, चुनावी जुमले थे जो चुनाव के साथ ही ख़त्म हो गए। सत्ता में सरकार आ गई और फिर कोविड ने सरकार को बिल्कुल बंद करके रखा, कोई काम ऐसे नहीं हो पाए, किसान भी परेशान रहा। लेकिन उस दौर में भी किसान ने अन्न उगाकर जनता को दिया, जो राशन बांटे गए उस किसान की मेहनत थी। लेकिन सरकार ने क्या किया, कैटेगराइज करना शुरू कर दिया, किसान को अलग अलग श्रेणी में बांटना शुरू कर दिया। वो किसान जो चाहे
5 बीघा का स्वामी हो चाहे 50 बीघा का, उसकी मेहनत, उसके जतन, उसके प्रयत्न उतने ही ज़मीन में लगते हैं। और एक आकलन के मुताबिक अगर उसका पूरा आंकड़ा निकाला जाए तो किसान के पास अपने बैल की देसी खाद के अलावा कोई बचत नहीं होती, सिर्फ रोटी बचती है जिसको वो पूरी साल खाता है और उम्मीद करता है कि अगले साल मौसम की मार ना आए, उम्मीद करता है कि अगले साल कोई उसको कर्जदार लेने घर नहीं आ जाए, उम्मीद करता है कि उसके बच्चे अच्छी जगह पर जाकर पढ़ सकें। लेकिन ये तमाम उम्मीदें उस समय धाराशायी हो जाती हैं जब सरकार की तरफ से नोटिस जाते हैं, और नोटिस तब जाते हैं जब वादा कर चुकी होती है सरकार कि आपका कर्जा माफ किया जाएगा। माफ कीजिए, इस तरह के कर्जे माफी के लोभ लुभावन जो वादे किसानों के साथ किए गए थे, सरकार जवाब दे, कहीं ना कहीं न सिर्फ अशोक गहलोत जवाब दें बल्कि राहुल गांधी जवाब दे, जो कि उंगलियों पर 10 तक गिनते हुए किसानों की कर्ज माफी कर रहे थे। क्या हुआ? गिनती पूरी नहीं हुई कि राहुल गांधी की? राहुल गांधी को बताना होगा। बहुत शुक्रिया बहुत पुष्पेंद्र आपका हम तक जुड़ने के लिए। राजस्थान के बाद अब रुख सीधा उत्तर प्रदेश का, लेकिन कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी से जुड़ा हुआ है मामला। इमरान मसूद पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा चेहरा हुआ करते थे, मजबूत चेहरा हुआ करते थे, गांधी खानदान का बहुत अहम हिस्सा हुआ करते थे, नजदीक हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी का दामन थामा। लेकिन इमरान मसूद अब खुद कह रहे हैं कि वो ना घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं। पाला तो बदल लिया लेकिन सितारे गर्दिश में चले गए। इस उम्मीद से कि बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी ने टिकट देगी, कांग्रेस का दामन छोड़ करके समाजवादी पार्टी की वफादारी करना तय किया। लेकिन यहां से भी उन्हें नाउमीदगी हासिल हुई है। दिखाते हैं आपको कि इस वक्त क्या हालात हो चुके हैं इमरान मसूद के और क्या कह रहे हैं इमरान मसूद। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, मुझे पैर पकड़वा दिए, मेरा कुत्ता बना दिया। ये महाशय उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के नेता इमरान मसूद हैं। कुछ रोज पहले कांग्रेस के नेता थे, चुनावी मौसम में दल बदल लिया, अब समाजवादी पार्टी में हैं। इतने गुस्से में इसलिए हैं कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इनका टिकट काट दिया, तो अब ये ना घर के ना घाट के। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, मुझे पैर पकड़वा दिए, मेरा कुत्ता बना दिया। कभी नरेंद्र मोदी के लिए बोटी बोटी करने वाला बयान देकर इमरान मसूद बेहद चर्चा में थे, लेकिन आज इमरान मसूद पर सियासी संकट के घनघोर बादल छाए हुए हैं। निराशा, हताशा और बौखलाहट उनके इस वीडियो में साफ देखी और सुनी जा सकती है। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, मुझे पैर पकड़वा दिए, मेरा कुत्ता बना दिया। वीडियो में इमरान मसूद कुछ लोगों के साथ खड़े हैं। दुख है या गुस्सा, आप ही तय कीजिए। वो कह रहे हैं कि मुझसे दूसरों के पैर पकड़वा रहे हो, यदि मुसलमान सीधे हो जाओ तो फिर सारे मेरे पैर पकड़ते फिरेंगे। 10 जनवरी को इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। गलती यहाँ हो गई कि उन्होंने समाजवादी पार्टी में बिना शर्त शामिल होने की घोषणा की। बताइए कि आप समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं? देखिए, मैंने अपने साथियों से मशवरा किया है और मेरे साथियों ने इस बात के लिए ये मुझे इजाजत दे दी है कि हम लोग जाकर के अखिलेश जी से मिलकर के समाजवादी पार्टी में शामिल। आपके साथ आपके 2 विधायक और थे, एक मसूद अख्तर और एक नरेश सैनी, वो भी आपके साथ जा रहे हैं? देखिए, सबका अपना अपना निर्णय। मसूद भाई यहाँ मौजूद है, नरेश भाई है नहीं, तो ये निर्णय उनका होगा, लेकिन मेरे तमाम परिवार ने मुझे सहमति दे दी है। बिना शर्त शामिल हुए तो टिकट कट गया। इमरान मसूद की इस बौखलाहट की वजह टिकट ना मिलना ही है। वीडियो में उन्होंने ये भी कहा कि मेरा कुत्ता बना दिया गया। इशारा सीधा अखिलेश यादव की तरफ है। जो लोग भड़काऊ बयान दिया करते थे, पार्टियों के सरताज हुआ करते थे, आज उनके दुर्दिन आ गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, अब ये स्लोगन चल रहा है। अब उत्तर प्रदेश में सकारात्मक राजनीति चल रही है। अगर कोई भी राजनीतिक दल ऐसे भड़काऊ बयानवीरों को अपने साथ रखेगा जो बोटी बोटी काटने की बात करते हो, तो जनता उसको खारिज कर देगी। और यही कारण है कि आज सारे दल उनको ना कहने का काम कर रहे हैं जो लोग भड़काऊ बयान देने का काम करते थे, क्योंकि भड़काऊ बयान देने वाले अब उत्तर प्रदेश में दरकिनार किए जाएंगे, खारिज किए जाएंगे। इमरान मसूद की इस हालत पर बुरा कुछ और लोगों को भी लग रहा है। हम बात कर रहे हैं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी साहब अखिलेश यादव पर बेहद नाराज हैं। टाइम्स नाउ नव भारत की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार के सवाल पर उन्होंने अखिलेश यादव पर इमरान मसूद को धोखा देने का आरोप लगा दिया।
राजभर साहब के साथ तो आप अलायंस करना चाहते थे, वो तो चले गए आपको छोड़कर अखिलेश बाबा के पास। अब अखिलेश बाबा के पास जाने के बाद आपको राजभरों से भी प्रॉब्लम हो गई है। अखिलेश MY करते थे, आप कहते हैं वो M को भूल गए हैं। तो आप बीजेपी को भी नहीं चाहते, आप समाजवादी पार्टी को भी नहीं चाहते, आप चाहते क्या हैं और किसको चाहते हैं? मैं मजलूमों को चाहता हूं, मैं इंसाफ को चाहता हूं, मैं जुल्म से नफरत करता हूं, एक्सप्लॉयटेशन से नफरत करता हूं, और मैं उन ताकतों से नफरत करता हूं जो हुकूमत के आगे अपना घुटना नहीं बल्कि अपना ईमान और ज़मीर बेच देते हैं। तो ये मेरी चाहत और नफरत का पैमाना है। और अगर मैं भारत के संविधान के तहत, जिसमें प्रियम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी की बात बाबा साहब अम्बेडकर ने की, वो कैसे हासिल होगा? सिर्फ तकारीर के जुमलों से हासिल होगा, ये मीठी मीठी बातों से, या सेमिनार हॉल में बैठकर? उसके लिए पॉलिटिक्स में आपको एक पॉलिटिकल फोर्स बनना जरूरी है। और मेरी पूरी कोशिश यही है कि भारत के संविधान को, भारत के सिस्टम में, डेमोक्रेसी में और उसको मजबूत किया जाए। उसका तरीका ये है कि अल्पसंख्यक समाज को उनको उनका हिस्सा मिले। सिर्फ हम वोट डालने की एक ATM मशीन तो ना बन जाए। एक एग्जांपल आपको देता हूं आपको मेरी बात को कोराबोरेट करने के लिए। इमरान मसूद समाजवादी पार्टी ज्वाइन की एक सिटिंग MLA के साथ, अखिलेश यादव ने उनको कहीं का नहीं रखा, बेइज्जती कर दी, उनकी टिकट तक नहीं दिया उनको, एश्योरेंस देकर। यही तो मैं कह रहा हूं, जो पहला पॉइंट मैंने किया था ना कि MY, आप तो सिर्फ Y की बात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी देश भर में मुस्लिम समुदाय का खुद को प्रतिनिधि मानते हैं। उनका गुस्सा जायज है। एक वजह तो इमरान मसूद हैं और दूसरी वजह ये कि अखिलेश यादव ने उन्हें भी तो करीब नहीं आने दिया। साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर सहारनपुर देहात और बेहट विधानसभा सीट पर जीत मिली थी। जीत मिलने के बाद कांग्रेस में कद बढ़ा। पार्टी छोड़ने के कुछ महीने पहले ही कांग्रेस ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली का प्रभारी भी बनाया था। लेकिन इमरान साहब को कांग्रेस छोड़ने की धुन सवार थी और उन्होंने 10 जनवरी को कांग्रेस से अलविदा कह दिया। इमरान मसूद की हालत तो वाकई वैसी ही हो गई है जैसा वो अपने वीडियो में कह रहे हैं। हालांकि पहले ऐसे हालात नहीं थे। इमरान मसूद ने 10 जनवरी को कांग्रेस छोड़ दी। उन्हें यकीन था कि समाजवादी पार्टी से चुनाव का टिकट तो मिल ही जाएगा, लेकिन यकीन टूटा और सिर्फ निराशा हाथ लगी। ना जाने अब इमरान मसूद क्या करेंगे, कहां जाएंगे। वैसे जाने की बात तो मायावती की बहुजन समाज पार्टी में भी चल रही है। कांग्रेस में रहते हुए पहले मायावती के साथ BSP में शामिल होने की इमरान मसूद ने कोशिश की, लेकिन कुछ कारणों से एंट्री नहीं हो पाई। अखिलेश यादव ने मौका दिया लेकिन टिकट नहीं दिया। तो क्या कांग्रेस में घर वापसी का इमरान मसूद के पास विकल्प है? इमरान मसूद पर संकट वाकई बड़ा है। सियासत में उनकी मौजूदा स्थिति ठीक नहीं है और विकल्प भी कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। न जाने अब इमरान मसूद क्या करेंगे। तो इमरान मसूद अब घर के हैं या घाट के हैं, ये तो खुद वो तय करेंगे। लेकिन स्थिति बड़े बेचारों वाली हो चुकी है। कांग्रेस का दामन छोड़ा कि ये सोचते हुए कि शायद राजनीतिक अहमियत बढ़ेगी, लेकिन जितनी थी उसके भी एकदम निचले स्तर पर फिलहाल आ चुकी है। धाकड़े एक्सक्लूसिव में छोटे से ब्रेक का वक्त है। जल्द वापस लौट रहे हैं कुछ और एक्सक्लूसिव स्टोरीज के साथ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में गठबंधन एक सिरे से तराशे जा रहे हैं, वो भी ये ध्यान में रखते हुए कि तराशे गए तरकश का तीर सीधे वोटों में तब्दील हों। बीजेपी ने ऐलान कर दिया कि अपना दल एस के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन अपना दल की प्रगतिशील समझे जाने वाली चेहरा अनुप्रिया पटेल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछड़ों और खासतौर पर पटेल समुदाय में अपनी खास पकड़ रखने वाली अनुप्रिया पटेल का कहना है कि हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। उनसे खास बातचीत की टाइम्स नाउ भारत के सहयोगी ने। सुनवाते हैं आपको क्या कहना है इस गठबंधन को लेकर और चुनाव के खाके को लेकर अनुप्रिया पटेल का। भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के बीच में गठबंधन हो गया। अनुप्रिया जी हमारे साथ हैं। अनुप्रिया जी, गठबंधन हो गया है, सीटों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन पिछली बार से ज्यादा सीटों पर आप लड़ रही हैं, ये तो बता सकती हैं? देखिए, एनडीए गठबंधन में हम पिछले 3 चुनाव से हैं, 2014, 2017, 2019 और 2022 के चुनाव के लिए हमारी सीटों के बंटवारे की बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और हम जल्द ही सार्थक नतीजों पर पहुंच जाएंगे। और पिछली बार से
बेहतर संख्या रहेगी, इतना मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। अनुप्रिया जी, आपने मंच से कहा कि मौजूदा सरकार ने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जो लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर गए उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया। तो क्या उनकी मजबूरी थी या उनको टिकट नहीं मिल रहा? देखिए, उन्हें टिकट देना या ना देना उनके पार्टी का विषय है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन मैं इतना ज़रूर उनसे सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या हमारे केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में 200 पॉइंट रोस्टर व्यवस्था की बहाली करने का निर्णय मोदी जी की सरकार ने नहीं किया? क्या हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का संविधान संशोधन का निर्णय मोदी जी की सरकार ने नहीं किया? क्या प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण की विसंगति हुई उसका समाधान उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं किया? तो ये सारे सवालों का वो जब आप उनसे ये पूछेंगे तो मुझे लगता है कि शायद वो ये नहीं समझा पाएंगे कि पिछड़ों के हक में मोदी जी की सरकार कहाँ फेल हुई है। हिंदुस्तान में काम कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी, और वो कहानी, वे कहावत पूरी तरीके से फिट हो रही है शराब कारोबारी और भगोड़े विजय माल्या के ऊपर। विजय माल्या पिछले 6 सालों से लंदन में रह रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में जो काले कारनामे उसने किए, अब हिंदुस्तान के साथ साथ लंदन में भी उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ रहा है। एक स्विस बैंक है यूबीएस, उसके साथ चल रहे एक पुराने विवाद में अब विजय माल्या के ऊपर नकेल कसी जा रही है और लंदन के पॉश इलाके रेजेंट पार्क में बना अपना आशियाना उसे खोना पड़ेगा। बेघर होगा भगोड़ा विजय माल्या। लंदन में सड़क पर होगा विजय माल्या। आलीशान बंगला अब खाली करेगा विजय माल्या। भारत में सलाखों के पीछे होगा विजय माल्या। ये तस्वीरें जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लंदन में बने भगोड़े विजय माल्या के आलीशान घर की हैं, जहां भारत से भागने के बाद विजय माल्या आराम की जिंदगी काट रहा है। लेकिन अब जल्द ही भगोड़े माल्या को इस घर से बेघर होना होगा। माल्या को लंदन की कोर्ट में बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद उसे ये बंगला खाली करना ही होगा। विजय माल्या ने लंदन में बने अपने घर को यूबीएस बैंक के पास गिरवी रखा था। विजय माल्या पर बैंक का 206 करोड़ रुपए बकाया है। कोर्ट ने अब बैंक को इस घर का अधिकार दे दिया है। अब बैंक के पास इस बंगले का मालिकाना हक आ गया है। अब बैंक जब चाहे इसे बेच सकता है। भारत से भाग के आने के बाद यही वो प्रॉपर्टी है जहां विजय माल्या ने अपना बसेरा जमाया। जी हां, 1819 कॉर्नवॉल टेरेस, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, विजय माल्या का लंदन का एड्रेस यही है। मगर हाई कोर्ट के आदेश के बाद विजय माल्या को अब ये प्रॉपर्टी भी छोड़नी पड़ सकती है। स्विस बैंक यूबीएस को 200 करोड़ रुपए वापस ना देने के मामले में हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया, जिसके मुताबिक यूबीएस जब चाहे विजय माल्या को उसके इस घर से निकाल बाहर कर सकती है। यूबीएस बैंक के साथ लंबे समय से जारी कानूनी विवाद में माल्या को इस घर को खाली कराने का आदेश दिया गया था। माल्या ने इस आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। लंदन हाईकोर्ट ने माल्या परिवार को बकाया राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देने से मना कर दिया। अब जल्द ही विजय माल्या इस घर से बेघर होगा। विजय माल्या 2 मार्च 2016 को भारत के बैंकों से कर्ज लेकर ब्रिटेन भाग गया था। एसबीआई की अगुवाई वाले बैंकों के समूह का भगोड़े कारोबारी विजय माल्या पर 9,900 करोड़ रुपए का बकाया था। बैंकों ने अब तक अपना काफी पैसा रिकवर कर लिया है। बैंकों का कंसोर्शियम 2 बार माल्या के शेयर बेच चुका है। एक बार उसे 5,824.50 करोड़ रुपए मिले, तो दूसरी बार 1,357 करोड़ रुपए। इस तरह विजय माल्या को कर्ज देने वाले बैंकों ने अपना 81% रिकवर कर लिया है। सरकार भी इस भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को जल्द से जल्द भारत लाना चाहती है, लेकिन विजय माल्या के प्रत्यर्पण में कानूनी रुकावटें सामने आ रही हैं। जब तक इन रुकावटों को दूर नहीं कर लिया जाता, तब तक उसका प्रत्यर्पण नहीं हो सकता। हालांकि इस बीच लंदन की कोर्ट का आदेश विजय माल्या के लिए बहुत बड़ा झटका जरूर है। विजय माल्या यहां अपने बेटे
मां और पार्टनर पिंकी लालवानी के साथ रहता है। इसी घर में विजय माल्या के कार कलेक्शन का भी एक जमावड़ा है और यही वो प्रॉपर्टी है जहां से विजय माल्या कोर्ट भी अटेंड करता था। जब से विजय माल्या भारत छोड़कर लंदन आया है तब से एक के बाद एक केसेस का सामना करना पड़ा है उसे, चाहे वो वर्ल्ड वाइड फ्रीजिंग ऑर्डर हो, बैंक्रप्सी हो और अब ये और एक बड़ा झटका। लंदन से टाइम्स नाउ नव भारत के लिए दानिश खान। और अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। वो तस्वीर दुनिया के सामने आनी बेहद जरूरी है और टाइम्स नाउ नव भारत उस तस्वीर को दुनिया के पटल पर रखने जा रहा है। ये वो तस्वीर है जो सच्चाई दिखाएगी कि दुनिया भर में मानवाधिकार के खोखले ढिंढोरा पीटने वाले इमरान खान के अपने क्षेत्र में क्या हो रहा है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या हो रहा है। मानवाधिकार की बातें बहुत इमरान खान लगातार करते हैं, लेकिन आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जहां पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहने वाला एक परिवार गुहार लगा रहा है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि वो आए और उस परिवार को उसका हक दिलाए, क्योंकि उसकी आखिरी आस अब भारत के प्रधानमंत्री से ही है। देखिए रिपोर्ट। हमें हिंदुस्तान इंडिया से मदद करते हैं, हम मोदी से मदद तलब कर रहे हैं कि आओ और इनको सीधा करो, ये रकबे तुम्हारे हैं मोदी, ये सिखों के गैर मुस्लिमों के रकबे हैं। अपील करते हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदारा नरेंद्र मोदी आओ और इस जुल्म से यहाँ निजात दिलाओ लोगों को। यानी पाक अधिकृत कश्मीर से आए इस वीडियो को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई जा रही है। इस वीडियो में नरेंद्र मोदी से कहा जा रहा है कि आओ और हमें बचाओ, हमें हमारे अधिकार दिलाओ। हमें हिंदुस्तान इंडिया से मदद करते हैं, हम मोदी से मदद तलब कर रहे हैं कि आओ और इनको सीधा करो, ये रकबे तुम्हारे हैं मोदी, ये सिखों के गैर मुस्लिमों के रकबे हैं। अपील करते हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदारा नरेंद्र मोदी आओ और इस जुल्म से यहाँ निजात दिलाओ लोगों को। ये वीडियो जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो पीओके के मुजफ्फराबाद का है। इस वीडियो में मुजफ्फराबाद के रहने वाले मलिक वसीम ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो पीओके आए और उन्हें पाकिस्तान के जुल्मों से निजात दिलाएं। हमें हिंदुस्तान इंडिया से मदद करते हैं, हम मोदी से मदद तलब कर रहे हैं कि आओ और इनको सीधा करो, ये रकबे तुम्हारे हैं मोदी, ये सिखों के गैर मुस्लिमों के रकबे हैं। हम अपील करते हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदारा नरेंद्र मोदी आओ और इस जुल्म से यहाँ निजात दिलाओ लोगों को। जहाँ तुम्हारे रकबे, तुम्हारे विरासत में रकबे मिले हुए, ये लोगों को आके बदमाशी करते हैं। मुजफ्फराबाद के ही रहने वाले एक दबंग ने मलिक वसीम की जमीन पर कब्जा जमा लिया है। स्थानीय पुलिस भी उसी दबंग के साथ मिल गई और मलिक वसीम को उनके परिवार सहित घर से बाहर निकाल दिया, वो भी कड़कड़ाती हुई ठंड में। इमरान खान और स्थानीय प्रशासन के आगे मजबूर हो चुके मलिक वसीम ने इस वीडियो में भारत सरकार से उन्हें बचाने का अनुरोध किया। हमें हिंदुस्तान इंडिया से मदद करते हैं, हम मोदी से मदद तलब कर रहे हैं कि आओ और इनको सीधा करो, ये रकबे तुम्हारे हैं मोदी, ये सिखों के गैर मुस्लिमों के रकबे हैं। हम अपील करते हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदारा नरेंद्र मोदी आओ और इस जुल्म से यहाँ निजात दिलाओ लोगों को। जहाँ तुम्हारे रकबे, तुम्हारे विरासत में रकबे मिले हुए, ये लोगों को आके बदमाशी करते हैं। इस समय मुजफ्फराबाद में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, रह रह कर बारिश भी लगातार हो रही है। ऐसे में मलिक वसीम और उनका परिवार, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, घर के बुजुर्ग हैं, सड़क पर आ गए। मेरे बच्चों को घर से निकाला है, बरसती बारिश में मैं रोड पे बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तहसीलदार मुजफ्फराबाद, ये साबर नकवी, SHO थाना सिटी सदर, ये किस कानून के तहत बेदखल कर रहे हैं घर से घर सील करके। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान दुनिया के सामने तस्वीर आनी बहुत जरूरी है कि जो इमरान खान लगातार मानवाधिकारों की दुहाई देते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या हो रहा है, वहां के लोगों के साथ क्या बर्ताव हो रहा है,
और उन लोगों को उम्मीद किससे है? बिल्कुल आपने सही कहा। अक्सर देखा गया कि कठपुतली प्रधानमंत्री इमरान खान मानव अधिकारों की बात करते हैं और भारत पर निशाना कसते हैं और मोदी प्रधानमंत्री मोदी को इस्लाम विरोधी बताते हैं। आप देखिए किससे गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहने को तो वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, लेकिन लोगों को बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है। मानव अधिकार का उल्लंघन किया जाता है और लोग अक्सर तंग आके सड़कों पर आते हैं। और यहाँ पे देखिए मलिक वसीम, इनको 1949 में इनको ये प्रॉपर्टी पे रह रहे थे, आज अचानक इनको बेघर कर दिया गया। कड़कड़ाती ठंड में आप देखिए किस तरीके से इनके परिवार के सदस्य बच्चों समेत बाहर बैठे हुए हैं और गुहार किनसे लगा रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी से। कह रहे हैं कि मोदी जी आप आइए और हमें बचाइए और ये जो एट्रोसिटीज लगातार हम पे की जा रही है इससे हमें निजात दिलाइए। और ये भी कह रहे हैं कि ये जो जमीनें हैं बेसिकली ये हिंदुओं और सिखों की थी, क्योंकि इलीगली पाकिस्तान ने इस कश्मीर के हिस्से पे कब्जा किया हुआ है, इसको आप आजाद करिए। जहां एक और जम्मू कश्मीर का पूरी तरह से इंटीग्रेशन कर दिया है अनुच्छेद 370 हटा के, अब यहां भी आप इसको आजादी दिलाइए। मेरे ख्याल से इमरान खान को यह जरूर देखना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बड़ी बड़ी बातें करते हैं और मोदी जी को इस्लाम विरोधी बताते हैं, लेकिन आप देखिए इस्लाम विरोधी और हम इंसानियत विरोधी कौन है? इमरान खान की सरकार है। जहां उन्होंने इनके बच्चों के बारे में नहीं सोचा, इनके परिवार के बारे में नहीं सोचा, ये पहली बार नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इमरान खान लाख खोखले वादे करते रहे, अलग अलग वैश्विक पटल पर लाख झूठ बोलते रहे कि उनकी आवाम उनकी कलई खोलती है, उनकी आवाम सच्चाई बताती है। बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये तस्वीर हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। दागड़ एक्सक्लूसिव में एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। आप बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।